हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। क्या हालचाल? बढ़िया, फाइन। चलिए, तो आज हम बेटा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जानेंगे कि आखिरकार केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या सीक्वेंस है, वो हॉट टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा सिलेबस की। देखिए, सिलेबस में बताया गया है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, चाहे आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोई भी हो। ठीक है ना। आयनिक बॉन्ड की थोड़ी आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, कोवेलेंट बॉन्ड की आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। फेजांस रूल है, डाइपोल मोमेंट है, वेस्पर थ्योरी है, शेप्स हो गए, बॉन्ड एंगल हो गए, ये सब देखना पड़ता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, हाइब्रिडाइजेशन है, रेजोनेंस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट, ये सारे आपके सिलेबस में हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि इनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि वो क्वेश्चन वाइज, आई रिपीट क्वेश्चन वाइज क्या सीक्वेंस है कि आज तक कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। तो देखा गया है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके बताओ क्या होता है। वेस्पर थ्योरी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड एंगल पूछ लेगा आपसे। ठीक है ना। काफी अच्छे क्वेश्चन। फेजांस रूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये फेजांस रूल कहीं ना कहीं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है। इसकी कई एप्लीकेशंस होती हैं बेटा, जो थ्रू आउट हमारे एंड तक पूरे इनऑर्गेनिक में काम आती हैं। तो फेजांस रूल में आपको जैसे पढ़ के जाना होता है बेटा, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स है, ठीक है ना, आयनिक कैरेक्टर है, कलर है, कंपाउंड कलर, ठीक है ना, और सॉलिबिलिटी है, हाइड्रेशन एनर्जी है, आयनिक मोबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस आए हैं, बैक बॉन्डिंग के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आए। ब्रिज बॉन्डिंग तो बहुत ही फेवरेट है, B2S6 के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और भी मॉलिक्यूल्स, पोलर है, नॉन पोलर है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ठीक है ना। बेंड्स रूल जो है, इन पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ पूछ लिया है ना, कि किसकी बॉन्ड लेंथ कम है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो वो नो डाउट इन इट हाइब्रिडाइजेशन को देख करके भी हम बता सकते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को भी देख करके बता सकते हैं। ठीक है ना। ड्रैगोस रूल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, भाई कहाँ हाइब्रिडाइजेशन है, कहाँ नहीं है, क्या है, लाइक दैट। ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ बॉन्ड मतलब चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, है ना, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आना। कोई मॉलिक्यूल दे दिए जाएंगे दो पांच, है ना, और बोला जाएगा बताओ इसमें आयनिक बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये सीक्वेंस था क्वेश्चन वाइज। अब मैं आपको बता दूं आपको पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना चाहिए, जिसमें तीनों बॉन्ड की आपको नॉलेज लेनी चाहिए, तब आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना। जब ये आप तीनों बॉन्ड की नॉलेज ले लें, फिर आपको ओवरलैपिंग पता होनी चाहिए। ओवरलैपिंग में आपको पता चलेगा कि कब सिग्मा बन रहा है, कब पाई बन रहा है, ये सब आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन उसके बाद आपको थोड़ा लुईस डॉट स्ट्रक्चर की नॉलेज ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मॉलिक्यूल में ये देखना सिखाता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। ठीक है ना। जैसे होता है ना, बच्चे को अपन शुरुआत में बोल देते हैं, जब वो बहुत छोटा होता है तो उसके हाथों में डायरेक्ट क्या कहते हैं 9th 10th या फर्स्ट सेकंड थर्ड की बुक नहीं पकड़ा देते हैं। पहले बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी, LKG ये सब देखता है, छोटी छोटी चीजों को समझता है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ठीक वैसी ही चीज है। डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन पे आए, वेस्पर थ्योरी पे आए, नहीं, पहले बेसिक्स आपके क्लियर करता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्योंकि इसको पढ़ते हुए आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड सीखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होंगे, कहां पे कैसे प्लेस करना है ये सीखते हैं, रेजोनेंस सीखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालना सीखते हैं। कई चीजें आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अच्छे से सीखने को मिलती हैं। तो वो जो मैंने नाम लिए वो सारी चीजें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बता देते हैं। तो होपफुली जहां पे भी आपने जब भी जहां से जैसे भी पढ़ा होगा, तो ये सारी चीजें आपने लुईस डॉट में जरूर पढ़ी होंगी। जब ये पढ़ लेते हैं तो बेटा फिर हम आते हैं एक्चुअल थ्योरी, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन तक आते आते आप सारी चीजें सीख चुके होते हो, बॉन्ड के नेचर सीख चुके होते हो, सिग्मा पाई क्या है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सारी चीजें सीख चुके होते हो। तो वो सारी चीजें आपको हाइब्रिडाइजेशन में, मॉलिक्यूल में बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है। आगे
फिर बात आती है बेटा वेस्पर थ्योरी की। भाई वेस्पर थ्योरी में बॉन्ड एंगल निकालना सिखाते हैं, है ना? तो भाई जब तक मॉलिक्यूल ही नहीं पता होगा तब तक वेस्पर थ्योरी भी क्या कर लोगे? तो वेस्पर थ्योरी इसके बाद आती है जब आप हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल बनाना सीख चुके होते हैं, तो फिर वेस्पर थ्योरी आती है, आपको बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी सारी चीजें अच्छे से सिखा के जाती है। जब आपको ये सारी नॉलेज हो जाती है, फिर आपको बेंड्स रूल आता है, वो बताता है कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या कमियां रह गई। मतलब बेंड्स रूल थोड़ी सी एडवांस थ्योरी है। ड्रैगोस बताता है कि हर मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन हो ये जरूरी नहीं है। तो बेंड्स और ड्रैगोस को पढ़ने का फायदा तभी है जब आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगा। ठीक है ना? चलिए, फिर जब ये सब हो जाता है तो फिर बैक बॉन्डिंग आती है। बैक बॉन्डिंग हो गई, ब्रिज बॉन्डिंग हो गई, ये सब बताती हैं कि कैसे कोई मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है वो कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, या ऑक्टेट पूरा भी है अगर मान लो तो भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं। ये सारी चीजें हमें बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग में सीखने को मिलती हैं। देन उसके बाद फेजांस रूल, जैसा कि मैंने बता दिया, पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में थ्रू आउट काम आता है। फिर बात आती है एमओटी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जहां पे जो चीज बीबीटी से एक्सप्लेन नहीं हुई तो उसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हैं। O2 कायदे से डायमैग्नेटिक होना चाहिए लेकिन पैरा होता है, तो ये हम एमओटी से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन हम उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं बेटा? एमओटी से एक्सप्लेन करते हैं। और चलते चलाते होता है ना भाई, जब पूरा लंच या डिनर वॉट एवर कुछ हो जाता है तो उसके बाद क्या आता है बेटा? डेजर्ट आता है, जिसमें हम बोलते हैं या कुछ भी चल, मीठा, आइसक्रीम या ये वो वॉट एवर कुछ भी ले आ, है ना? तो वो है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल मोमेंट। ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली इस प्रॉपर सीक्वेंस में, तो हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। जब सीढ़ियां चढ़ी जाती है ना बेटा, तो डायरेक्ट दूसरी तीसरी सीढ़ी पे नहीं पांव रखा जाता है, गिरने का पूरा चांस रहता है। धीरे धीरे आराम से चढ़ा जाता है। ठीक है ना? तो ये सीढ़ियां बहुत ही खतरनाक है बेटा, बहुत स्लिपरी हैं। अगर लापरवाही दिखाई तो कहीं से भी आपको उठा करके पटक सकती हैं, गिरा सकती हैं। तो इसलिए इनको बहुत स्टेप बाय स्टेप चढ़िए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप अपने फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है? चलिए, आइए आज का एक क्वेश्चन अपन देखे लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डू ओब्लिक डज नॉट एग्जिस्ट? ठीक है ना? कौन सा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता, या कौन से मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करते? तो ये मैंने 4 मॉलिक्यूल आपके सामने रखे हैं। BCl4 माइनस रखा है, NCl5, PH4F और FeI3। मजे की बात यह है कि इन चारों में से चारों ही मॉलिक्यूल नेचर में देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करते। जी हां, चारों ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, ना BCl4 माइनस, ना ये ना ये ना ये। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि किसी मॉलिक्यूल का नेचर में एग्जिस्ट करना या ना करना, इसके पीछे 4 लॉजिक्स हो सकते हैं, 4 रीजन हो सकते हैं। आइए वन बाय वन करके देखते हैं। नंबर 1, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया BF4 माइनस पॉसिबल है लेकिन BCl4 माइनस पॉसिबल नहीं है, क्या जवाब देंगे? सीधी सी बात है, ये हमारा बोरॉन है और ये चारों तरफ कौन जुड़े हुए हैं बेटा? क्लोरीन जुड़े हुए हैं। ओके, अब क्लोरीन का अपना एक साइज है और ये इस तरह से बोरॉन के चारों तरफ जुड़े हुए हैं। तो समस्या यह है कि बोरॉन का जो अपना एक साइज है उसके लिए 4 क्लोरीन बहुत भारी पड़ रहे हैं, यानी कि इन चारों क्लोरीन को एक साथ रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो ज्यादा स्पेस घेर रहे हैं। तो इनके बीच में रिपल्शन होना कंफर्म है। क्या होना कंफर्म है? रिपल्शन होना कंफर्म है, और इस रिपल्शन को ही हम स्टेरिक रिपल्शन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि रिपल्शन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला गया कि PCl5 पॉसिबल है लेकिन NCl5 पॉसिबल नहीं है। अब आप क्या रीजन देंगे? तो आप सीधा सा रीजन देंगे, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा? ड्यू टू
एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। आप ये रीजन देंगे, सिंपल सा। ये बात समझ में आ गई? तो दो क्वेश्चन हो गए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखे लेते हैं कि भाई PH4F पॉसिबल क्यों नहीं है। आइए उसको भी विचार कर लेते हैं। आपसे बोला गया कि PF5 पॉसिबल है, लेकिन PH5 पॉसिबल नहीं है। 2 मिनट के लिए मान लीजिए, अभी मैं उस पे भी आऊंगा, PH4F पे भी आऊंगा। फिलहाल जो बता रहा हूं उसको सुनिए। आपसे बोला गया ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो ये समझ लीजिए कि ये क्यों पॉसिबल है, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है। ये न्यूक्लियस है फास्फोरस का, और ये देखिए क्या हो रहा है, ये 3s है, ये 3p है, और ये 3d है। अगर मैं इस डिस्टेंस को देखूं न्यूक्लियस से, तो ये अप्रॉक्स आती है बेटा 0.47 के करीब। ये डिस्टेंस जो है ये अप्रॉक्स आती है 0.55 के करीब, और ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्स आती है 2.03 या 3 के करीब। ठीक है ना? है। वैल्यूज याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, एक जनरल अपन बात कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा समझना जरूरी है। जो मैं बता रहा हूं वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यूज आपसे कोई नहीं पूछने आ रहा। अब बात यह है कि फ्लोरीन और फास्फोरस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, तो नो डाउट इन इट फ्लोरीन फास्फोरस से कहीं आगे है En के मामले में। तो फ्लोरीन जब इससे जुड़ेगा तो फास्फोरस पे क्या +5 चार्ज आएगा? हाँ सर आएगा। यानी कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जब पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये जो 3s 3p 3d है ये सब क्या होगा, न्यूक्लियस की ओर खींचे चले आएंगे। इनके बीच में एनर्जी गैप कम होता जाएगा। एनर्जी गैप कम होता जाएगा तो pf5 बनाने के लिए 5 बॉन्ड चाहिए, सॉरी 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो 5 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s का मिल गया, 3 p के मिल गए, कितने हो गए 4, और एक d का चाहिए। तो d क्या करेगा, न्यूक्लियस की ओर इस तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से, अपने एनर्जी लेवल को कम करने की वजह से अपना एक डी ऑर्बिटल इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन में क्या कर लेगा, पार्टिसिपेट करा लेगा। और देखते देखते sp3d ऑर्बिटल, आई मीन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये फाइनली इसमें ये हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। इसके उल्टे बात करें, PH5 में हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फास्फोरस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा तो उल्टा बोलो, ये अट्रैक्ट होने के बजाय रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो इनके बीच का गैप कम नहीं हो पाएगा। गैप कम नहीं हो पाएगा तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होकर के इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब आप सोचिए, अगर PH5 बनाना चाहते हैं तो एक आपके पास s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे, एक d ऑर्बिटल होगा, और मजे की बात वो आपस में हाइब्रिडाइज नहीं हुए होंगे। तो सोचिए, एक s ऑर्बिटल से बन रहा है, 3 p ऑर्बिटल से बन रहे हैं, एक d से बन रहा है, सबकी बॉन्ड लेंथ अलग, सबकी बॉन्ड एनर्जी अलग। ऐसा मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसे हम कहते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है बेटा, हाँ, उसकी वजह से PF5 मॉलिक्यूल पॉसिबल है। लेकिन आपको बोलना है कि PH5 क्यों नहीं पॉसिबल है, बोल देना ड्यू टू लैक ऑफ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। अब बात आती है किसकी, इसकी PH4F की। तो भाई PH4F का सीधा सा लॉजिक है कि एक अकेला फ्लोरीन इतना पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी नहीं ला सकता कि वो अकेले डी ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ खींच ले, है ना? तो इसलिए जब ये पॉसिबल नहीं है, इसके साथ ये भी पॉसिबल नहीं है। कम से कम यहां पे 2 फ्लोरीन हो, 3 फ्लोरीन हो, तब तो मैं पॉसिबल बोलूं भी कि हाँ चलो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन भाई मेरे, जब क्या कहते हैं एक ही फ्लोरीन है तो वो यहां फास्फोरस पे इतनी पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी नहीं ला सकता कि 3s 3p 3d सब आपस में न्यूक्लियस की ओर खींचे चले आए और आपस में हाइब्रिडाइज होकर के बॉन्ड बना दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लास्ट एंड फाइनल हमारा बचता है नंबर 4, और वो है FeI3।
तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि I माइनस एक बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो I माइनस को जल्दी पड़ी है किसमें बदलने की, I में। ये बात समझ में आई, क्लियर है? तो भाई वो FeI2 में रहना पसंद कर लेगा लेकिन FeI3 में रहना पसंद नहीं करेगा। तो फ्लोरीन सॉरी आयरन पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को I माइनस से खींच लेगा। I माइनस भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठा है कि बोले हाँ ले जाओ इसको यहां से, और वो खुद किस में बदल जाएगा, I माइनस I में बदल जाएगा। तो इसके पीछे हम बोलते हैं कि भाई ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई FeCl3 पॉसिबल है लेकिन FeI3 पॉसिबल नहीं है, रीजन बताइए। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि भाई PbCl4 तो फिर भी पॉसिबल है लेकिन PbI4 पॉसिबल नहीं है, रीजन बताइए। तो आपको बताना है कि I माइनस बड़ा साइज ड्यू टू लार्ज साइज है ना, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से देखने होंगे, करने होंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया है, आगे आपको इसी तरह से पढ़ना है, देखना है। ये चीज आपके मेंस में अभी भी काम आएगी, अप्रैल में भी काम आएगी जब सेकंड अटेम्प्ट होगा मेंस का, और एडवांस में भी काम आएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।